नमस्कार गुरुजनों और विद्यार्थियों। हम लोग पढ़ने जा रहे थे अब तक 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 7। उसमें हमारा टॉपिक था जंतुओं में हार्मोन। इसको शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा कि पहले हम लोग ये जान लें कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो ये पिछले पार्ट में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, तो इसको जल्दी से एक ही मिनट में रिवाइज करते हैं और अब टॉपिक पर आते हैं हम लोग उसके बाद। तो आइए, ग्रंथियों के मैंने 4 प्रकार बता दिए पीछे, तो उनमें से 2 मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि उन 2 से ही संबंधित है, बचे हुए 2 हैं। तो ग्रंथियों के मुख्य 2 प्रकार दोबारा बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले बहिस्त्रावी ग्रंथियां, बहिस्त्रावी ग्रंथियां, और दूसरी थी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, बहिस्त्रावी ग्रंथियां, जैसे माना ये कोई एक ग्रंथि है, ये गोला है जो, वो एक ग्रंथि है। ग्रंथि के अंदर ये कोई केमिकल बना है, इस ग्रंथि ने ये रेड कलर वाला केमिकल बनाया, ये रसायन बनाया। इस रसायन को यहां इस लक्ष्य अंग तक पहुंचाना है। ये रसायन जो ग्रंथि में बना है, इसको कहीं दूसरे अंग तक लेकर जाना है, वो दूसरा अंग इसका लक्ष्य अंग है। तो अब जब ग्रंथि के पास इन रसायनों को पहुंचाने के लिए, ग्रंथि के पास इन रसायनों को लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए क्या है, ये नलिका है। तो ये नलिका है, यानी डक्ट है। तो जब ग्रंथि नलिका की सहायता से अपने केमिकल अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचाए, तो ऐसी ग्रंथि बहिस्त्रावी ग्रंथि कहलाती है। इसको और देखिए दूसरे तरीके से, जैसे मान लो ये ग्रंथि ने बनाए कुछ रसायन, ये रसायन गए नलिका में और नलिका ने इनको पहुंचाया कहां, लक्ष्य अंग तक, लक्ष्य अंग तक, यानी नलिका से होते हुए वो लक्ष्य अंग तक पहुंचे, इस नलिका से होते हुए। तो ये ग्रंथि बहिस्त्रावी ग्रंथि कहलाती थी। अंतःस्त्रावी ग्रंथि, माना ये ग्रंथि है, इस ग्रंथि में भी कोई केमिकल बना, ये केमिकल है। इस केमिकल को, ये इसका लक्ष्य अंग है, इस केमिकल को इस लक्ष्य अंग तक पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए इस ग्रंथि के पास नलिकाएं नहीं हैं। नलिकाएं नहीं है तो फिर ये ग्रंथि क्या करेगी, ये ग्रंथि क्या करेगी, जो इसके पास से रुधिर वाहिनी गुजरेगी, जो इसके पास से रुधिर वाहिनी गुजरेगी, उस रुधिर वाहिनी में ये अपने केमिकल छोड़ देगी। तो ये रुधिर वाहिनी, ब्लड वेसल में जो रुधिर बह रहा है, उस रुधिर के साथ होते हुए ये केमिकल अपने लक्ष्य अंग तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो अब ये जो दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की ट्यूब आपको, ये वास्तव में क्या है, ये है रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी। तो इस ग्रंथि के पास नलिका तो थी नहीं, इसने अपने केमिकल छोड़ दिए किसमें, रुधिर वाहिनी में। रुधिर से होते हुए ये अपने लक्ष्य अंग तक पहुंच गए। तो ऐसे केमिकलों को ही
ऐसे केमिकलों को ही क्या कहते हैं? हार्मोन। ऐसे केमिकल ही हार्मोन कहलाते हैं और ऐसी ग्रंथियां ही अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो ये जो ग्रंथि थी ये तो बहिस्रावी और ये अंतःस्रावी, इनके केमिकल जो होंगे वो हार्मोन नहीं कहलाएंगे, इनके केमिकल जो होंगे वो हार्मोन कहलाएंगे। जैसे ये ग्रंथि, इन ग्रंथियों ने जो केमिकल बनाया, इस बार उस ग्रंथि क्या बोल रहे हैं? उसको हार्मोन कह रहे हैं। ये हार्मोन नलिकाएं तो है नहीं, किसकी सहायता से आगे बढ़ेंगे? रुधिर वाहिनियों में जाएंगे और रुधिर वाहिनियों से होते हुए कहां पहुंचेंगे? वहां से ये अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचेंगे। तो देखिए क्या अंतर आ गया बेसिक इसमें। इनके रसायन नलिकाओं से होते हुए गए लक्ष्य अंगों तक, इनके रसायन रुधिर वाहिनियों से होते हुए गए। इनके पास नलिकाएं हैं, इनके पास नलिकाएं नहीं हैं, नलिका नहीं है। ये बेसिक अंतर है दोनों ग्रंथियों में। और कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर बहिस्रावी भाग भी है और अंतःस्रावी भाग भी है, उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहा था। और कुछ ग्रंथियां ऐसी थी जो एक समय में प्रकट हो रही हैं, थोड़े समय बाद लुप्त हो जाती हैं, फिर कुछ समय बाद प्रकट हो जाती हैं। उन ग्रंथियों को चक्रीय ग्रंथियां कहा था, जैसे कार्पस ल्यूटियम। तो आइए फिर अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं आज का कि जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। और एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि आरबीएससी के टॉपिक नहीं करवाए जाएंगे। आरबीएससी के टॉपिक जब ये एनसीईआरटी का पार्ट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में आरबीएससी डाल दिया जाएगा। तो जिसकी इच्छा हो तो वो पार्ट देखें, अन्यथा कोई बात नहीं, यहीं तक एनसीईआरटी है वो समाप्त हो रही है, वहां तक काम चल जाएगा अपना। ओके, आइए फिर आइए अब यहां जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, सबसे पहले तो आप इसको उतार लें, इस डायग्राम को। इन पे अलग से हम लोग एक एक पे चर्चा कर लेंगे। एनसीईआरटी में अपने इतने टॉपिक हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, और एनसीईआरटी से अलग भी डिटेल में जाएंगे हम थोड़ा सा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देखो यहां कुछ नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे लिखा है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से निकले हार्मोन जाएंगे थायराइड ग्रंथि पे कंट्रोल करने के लिए, और यहां एड्रिनल ग्रंथि की तरफ भी हार्मोन जाता है एक, इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हम जो हार्मोन पढ़ेंगे उसके ऊपर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा नर है तो उसमें वृषण और मादा है तो उसमें अंडाशय है। ये इतनी ग्रंथियां हम लोगों को अभी हाल फिलहाल पढ़नी है। ओके, तो अब सबसे पहले ये जान ले हाइपोथैलेमस क्या है और पीयूष ग्रंथि क्या है। देखो ये जितनी भी ग्रंथियां लिखी हुई हैं, इन सब ग्रंथियों पे कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसलिए इस ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथि इन सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। और खुद मास्टर ग्रंथि के ऊपर भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ये सर्वोच्च कमांडर है, सर्वोच्च कमांडर। खुद पीयूष ग्रंथि पर भी कंट्रोल करने वाला है कोई ना कोई। कौन? हाइपोथैलेमस। इसको मैं एक डायग्राम से वहां बता देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए यहां इस डायग्राम में ये जो रेड कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और जो ये बच गया है ब्लू कलर का पार्ट नीचे, इसका साइज वास्तव में मस्तिष्क के अंदर एक मटर के दाने जितना ही होता है, छोटा सा साइज होता है। ठीक है, ये जो बच गया है ब्लू कलर का ये जो पार्ट, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में भी इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि और
पश्च पीयूष ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस इसको ऑर्डर देगा पीयूष ग्रंथि को कि ये हार्मोन बनाइए आप। फिर पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन तो सीधा छोड़ देगी जो अस्थियों और पेशियों में जाएगा, बाकी हार्मोन जो है वो दूसरी ग्रंथियों में जाएंगे। पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन तो सीधा छोड़ देगी जो अस्थियों और पेशियों हड्डियों की तरफ जाएगा, अन्य हार्मोन जो हैं बाकी हार्मोन दूसरी ग्रंथियों की तरफ जाएंगे उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उनके कार्य कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, अन्य ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। इसके ऊपर भी कोई बैठा है कंट्रोल करने वाला, कौन? हाइपोथैलेमस। तो ये सब चीजें डिटेल में हल्का सा ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे 11th 12th में। तो सबसे पहले आ जाइए, पहले हार्मोन की बात करें हम लोग। पहला हार्मोन पीयूष ग्रंथि से बनने वाला एक हार्मोन जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। ये वृद्धि हार्मोन बनने के बाद, बना किससे? पीयूष ग्रंथि से। बनने के बाद ये हार्मोन पहले तो जाएगा ब्लड में, रुधिर में। याद करो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास नलिकाएं नहीं होती, तो फिर क्या करती हैं वो अपने बने बनाए हार्मोनों को ब्लड में छोड़ देती है, रुधिर वाहिनियों में छोड़ देती है। रुधिर वाहिनियों से होते हुए वो अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं। तो इस हार्मोन के, वृद्धि हार्मोन के, किसके? वृद्धि हार्मोन के लक्ष्य अंग कौन होंगे? इसके लक्ष्य अंग होंगे, ये मैं बना देता हूं, इसके लक्ष्य अंग होंगे हड्डियां, अस्थियां। ये मैंने अस्थि बना दी, हड्डी। और लक्ष्य अंग होंगे पेशियां, कंकाली पेशियां। तो ये वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि ने बनाया। बनने के बाद ब्लड से होते हुए, रुधिर से होते हुए हड्डियों के पास पहुंचेगा और पेशियों के पास पहुंचेगा। उनमें समसूत्री विभाजन करवाकर और उनकी वृद्धि को प्रेरित कराएगा। मतलब हड्डियों की लंबाई बढ़ेगी और पेशियों की लंबाई बढ़ेगी। अब अगर ये हार्मोन बचपन में ही बहुत ज्यादा स्रावित हो जाए, ज्यादा के लिए मैं ये खड़े तीर लगा लेता हूं, ज्यादा स्रावित हो जाए तो व्यक्ति अत्यधिक लंबा हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा, अमिताभ बच्चन जैसा, खली जैसा, बहुत लंबा। और अगर ये हार्मोन बचपन में ही, वृद्धि हार्मोन कम बने, ये मैंने डाउन तीर लगाए हैं, नीचे की तरफ तीर का मतलब समझ जाना आप भाई, ये कम का निशान है। कम बने ये हार्मोन तो व्यक्ति बचपन में ही बौना रह जाता है, हाइट छोटी रह जाएगी उसकी। ओके, तो ये है वृद्धि हार्मोन की कहानी। अब पीयूष ग्रंथि से कुछ केमिकल, कुछ हार्मोन निकलते हैं जो जाते हैं थायराइड ग्रंथि की तरफ। तो अब सवाल उठेगा, साहब ये थायराइड ग्रंथि कहां होती है? मैं साइड में दिखा देता हूं। ये जो अपना स्वर यंत्र, सांस जो लेते हैं उसमें ऊपर जहां से आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं स्वर यंत्र। और उसके नीचे की जो पाइप होती है उसको बोलते हैं ट्रैकिया। तो स्वर यंत्र और ट्रैकिया दोनों का जो जोड़ है, स्वर यंत्र और ट्रैकिया का जो जोड़ है, उस जोड़ के ऊपर पाई जाती है ये ग्रंथि, उसका नाम है थायराइड। ये यूं, थायराइड, ये वाली थायराइड जो ग्रंथि है, यह शरीर की सबसे बड़ी, थायराइड जो ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। हालांकि थायराइड के अंदर इसके जो ये दो पिंड बने हुए हैं, इनमें पैराथायराइड ग्रंथियां और होती हैं, पैराथायराइड, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम बात नहीं करेंगे। थायराइड दो पालियों की बनी है, स्वर यंत्र और ट्रैकिया के जोड़ के ऊपर पाई जाती है। अब ये करती क्या है? थायराइड ग्रंथि से
एक हार्मोन बनता है, इस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। क्या नाम है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो हार्मोन है, जाहिर सी बात है कि हार्मोन अपने लक्ष्य अंग तक जाने के लिए किसका सहारा लेगा? ब्लड का। अब मैं बार बार ब्लड नहीं लिखूंगा, जैसे मैंने यहां लिखा बीच में ब्लड। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन बना कहां से? थायराइड ग्रंथि से। बनने के बाद ब्लड में तो आना ही है इसने, ब्लड में आकर फिर ये जाएगा अपने लक्ष्य अंग तक। इसके लक्ष्य अंग क्या होते हैं? इसके लक्ष्य अंग सारा शरीर ही है, पूरी बॉडी ही है। ये थायरोक्सिन हार्मोन जाएगा, जाकर करता क्या है ये? पहले तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है ये देख लेते हैं, करता क्या है वो बाद में बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होती है थायरोक्सिन हार्मोन? ये कुछ अमीनो अम्ल हैं, कुछ अमीनो अम्ल, टायरोसिन नाम होता है, आपको अभी ये नाम छोटे लेवल पे याद नहीं रहेगा तो छोड़ देना। ये अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल जिससे प्रोटीन बनते हैं। तो ये अमीनो अम्ल है, इससे ये एक आयोडीन जुड़ा हुआ, ये दूसरा आयोडीन, ये तीसरा आयोडीन, ये चौथा आयोडीन। तो जब चारों आयोडीन जुड़ जाते हैं उस अमीनो अम्ल से, ठीक है, चारों आयोडीन जुड़ गए, तो अब ये जो संरचना तैयार हुई है इसको अपने बोलेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन है। क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन। यानी थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को आयोडीन तो चाहिए ही चाहिए, प्रोटीनों के साथ साथ, अमीनो अम्लों के साथ साथ। ये अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल से जुड़े हुए आयोडीन। तो बिना आयोडीन के थायरोक्सिन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा ये बता देता हूं मैं। थायरोक्सिन नहीं बनता है यहां ग्रंथि में, क्योंकि आयोडीन नहीं है पर्याप्त। तो फिर ये क्या करता है? वो इधर उधर से आयोडीन खींचने की कोशिश करता है दूसरी ग्रंथियों से। तो यहां जो गर्दन है वो फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी, सूजन आ जाएगी गर्दन में। इस रोग को क्या कहते हैं? ऐसे रोग को बोलते हैं गलगंड रोग, या घेंगा रोग, या गोइटर रोग। गोइटर रोग, ये तीनों एक ही रोग के नाम हैं, गर्दन का फूलकर बड़ा हो जाना। ओके, अब सवाल उठता है कि साहब ये थायरोक्सिन करता क्या है? करता क्या है? तो पहली बात तो भाई आयोडीन होगा तभी थायरोक्सिन बनेगा, थायरोक्सिन तभी बनेगा, बिना आयोडीन के बनेगा नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा ऐड आती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आयोडीन युक्त नमक खाइए। कैसा नमक? आयोडीन युक्त। तो आयोडीन युक्त नमक खाने का मतलब ये नहीं है कि केवल नमक में ही आयोडीन खाया जा सकता है। आयोडीन का मतलब ये है कि आयोडीन होगा तभी थायरोक्सिन बनेगा, अन्यथा घेंगा रोग हो जाएगा। चाहे तो वो आयोडीन आप नमक में डाल के खा लें, चाहे वो आयोडीन आप चावल में डाल के खा लें, चाहे वो आप किसी अन्य चीज में डाल के खा लें। तो आयोडीन युक्त नमक ही क्यों चुना सरकार ने? तो जाहिर सी बात है कि घरों पर जो सब्जी बनती है तो उनमें नमक जरूर इस्तेमाल होता है। क्यों? बिना नमक के भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता। तो फिर स्वाद के चक्कर में नमक तो खाएंगे ही नहीं। नमक खाएंगे तो गवर्नमेंट ने कहा भाई नमक में ही आयोडीन मिला दो, भोली वाली जनता है भारत देश की, तो आयोडीन तो ले ही लेगी, नमक खा रही है तो आयोडीन मिल जाएगा उनको। ओके, इसलिए वो नमक में डाला जाता है आयोडीन। अब ये थायरोक्सिन करता क्या है? ये शरीर की बीएमआर को बढ़ा देता है। बीएमआर क्या होती है? आधारीय उपापचयी क्रियाओं की दर। आधारीय उपापचयी क्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। अब आप कहोगे सर ये उपापचयी क्रियाएं क्या है और उनकी दर क्या है? ये मैं पीछे वाला साफ कर देता हूं। आधारीय उपापचयी क्या है? देखो उपापचय क्या है? दो शब्द होते हैं, बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना शरीर में, इसको बोलते हैं अपचय। अपचय, कैटाबोलिज्म। फिर शरीर में छोटे अणु जुड़कर वापस बड़े अणु बनाते हैं, इसको बोलते हैं उपचय, एनाबोलिज्म। अब शरीर में कुछ जगह ये चल रहा होता है कोशिकाओं में, कहीं ये चल रहा होता है।
जैसे प्रोटीन खाया तो टूटकर अमीनो अम्ल बना, ऐसे ही अमीनो अम्ल जुड़कर वापस प्रोटीन बना। तो शरीर में अपचय और उपचय दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है उपापचय। उपापचय, दोनों क्रियाओं को मिलाकर उपापचय। तो ये उपापचय क्रियाओं की जो दर है, जो स्पीड है, उसमें क्या ला देता है, ये तेजी ला देता है। तेजी के लिए मैंने खड़े तीर लगाए हैं। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जाएगा कोशिकाओं के अंदर, जो उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं उनकी स्पीड को बढ़ा देता है। जो बेसिक रेट, जो एक नॉर्मल रेट पे जो चल रही थी, जितना जिंदा रहने के लिए चाहिए, उसे थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा देता है। आधारीय मतलब जो एक नॉर्मल लेवल पे चाहिए होती है, उससे थोड़ा स्पीड बढ़ा देगा। इससे गर्मी भी ज़्यादा लगेगी, थायरोक्सिन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। ओके, तो यहाँ एक सवाल बैठता है साथ में कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि वो घेंगा या गलगंड रोग से पीड़ित हो जाते हैं। क्यों? तो देखो, पहाड़ी जो एरिया होते हैं वहाँ बारिश आती है, बारिश आएगी तो बारिश के पानी के साथ वहाँ जितना भी आयोडीन है वो सब घुलकर और नीचे मैदानी भागों में चला जाएगा। वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में पानी के साथ जो आयोडीन था घुलकर चला गया, वहाँ आयोडीन की कमी आ गई। आयोडीन शरीर में जाएगा नहीं, आयोडीन जाएगा नहीं तो थायरोक्सिन बनेगा नहीं तो फिर उनको क्या हो जाएगा, घेंगा, गलगंड रोग, गोइटर रोग। तो ये स्टोरी है साहब थायरोक्सिन हार्मोन की। ओके, अब बात करें अग्नाशय ग्रंथि। इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके थे हम कि ये कैसी ग्रंथि थी। ये मिश्रित ग्रंथि थी, पहले पार्ट में पढ़ा हम लोगों ने मिश्रित ग्रंथि। तो अब हम लोगों को इसके अंतःस्रावी भाग का ही वर्णन लेना है, सिर्फ अंतःस्रावी भाग का। तो अंतःस्रावी भाग के अंदर, इसके अंदर जो हमने पढ़नी है वो पढ़नी है बीटा कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? बीटा कोशिकाएं। बीटा लिख देता हूं मैं यहां, इस बी का मतलब है बीटा कोशिकाएं। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया बीटा के अलावा अल्फा डेल्टा कोशिकाएं भी होती हैं, लेकिन अभी छोटे लेवल पे हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे। तो अब ये बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं अग्नाशय के अंदर? अग्नाशय में देख लो, आप मान लो ये बीटा है, ये ऐसी नहीं है। तो ये जो बीटा कोशिकाएं हैं, ये वाली बीटा, ये जो बीटा कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, ये बनाती है एक हार्मोन, बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन, नाम है इसका इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन बनाया इन्होंने बीटा कोशिकाओं ने। बनने के बाद ब्लड में जाना है इसने भी, सभी हार्मोन ब्लड में ही जाएंगे, ब्लड से होते हुए अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचेंगे। तो इंसुलिन ब्लड से होता हुआ जाएगा कहां? लीवर के पास। तो इसको एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश करें हम। माना ये लीवर है, ये इसका पित्ताशय है, ये लीवर है। इस लीवर की तरफ रुधिर वाहिनी जाती है ब्लड लेकर। तो मैं वो अंदर न दिखाकर वो रुधिर वाहिनी यूं पास से निकाल देता हूं एक बार। ये रुधिर वाहिनी, ये रेड कलर वाला तो है लीवर, और ये है रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी में ब्लड जाएगा। साथ में ही रुधिर वाहिनी में क्या होते हैं, यहां ग्लूकोज, ये पाचन तंत्र में आप पढ़ लोगे क्या होता है इसमें। रुधिर में ग्लूकोज दौड़ रहा है। जैसे ही ये इंसुलिन आया, ये इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। किसमें? ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया और लीवर में रख दिया। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन गया, यानी वो ग्लाइकोजन तो है लीवर में। तो अब कुछ किताबें क्या कहती हैं कि जब इंसुलिन आता है तो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाता है ब्लड में,
ऑटोमेटिक ही कम हो गया भाई, क्योंकि वो ग्लूकोज किस में बदल गया, ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन है वो लीवर के अंदर स्टोर हो गया जाकर। तो वो ग्लाइकोजन बना किससे, खूब सारे ग्लूकोज के जुड़ने से। खूब सारे ग्लूकोज आपस में जब जुड़ जाते हैं तब बोलते हैं कि ये ग्लाइकोजन है। तो ग्लूकोज यहाँ से कम हो गए और ग्लाइकोजन बन गया, मतलब यहाँ से कम होकर उधर चले गए। ये काम इंसुलिन का है। अब सोचो इंसुलिन नया है, यहाँ देखें आप साइड में देखो, अग्नाशय की बीटा कोशिका ने बनाया इंसुलिन। ये इंसुलिन आया, ये ब्लड में पड़ा था ग्लूकोज, नाड़ियों में ग्लूकोज, और यहां ये डिब्बा मैंने ले लिया लीवर, यहां ब्लड रुधिर है, इसमें रुधिर वाहिनियों में, ये रुधिर वाहिनी है, रुधिर वाहिनी। तो जैसे ही ये इंसुलिन आया, इस इंसुलिन ने इस ग्लूकोज को उठाया और लीवर में ले गया, और लीवर में इस ग्लूकोज से उसने क्या बना दिया, ग्लाइकोजन। तो अब आप ये कह सकते हो ना, जैसे इंसुलिन आया तो ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ गई लीवर में, किसकी कम हो गई, ग्लूकोज की मात्रा रुधिर में कम हो गई। और अब यदि ये इंसुलिन नहीं आता, मान लो ये इंसुलिन मान लो अब नहीं आया तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो ग्लूकोज के रूप में पड़ा रहेगा ब्लड में, यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब ये आ गया इंसुलिन, तो ये ग्लूकोज को उठाकर ग्लाइकोजन बना दिया, यहां से ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया और लीवर में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ गई। ये तरीका है इसका। ओके, तो अब एक शब्द और आता है, इंसुलिन न बने तो क्या होता है। मैंने अभी बताया इंसुलिन न बने तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी। तो इस रोग को कहते हैं ग्लूकोज का बढ़ जाना। किसमें, रुधिर में ग्लूकोज का बढ़ जाना। इस रोग को आम भाषा में कहते हैं कि इसको डायबिटीज हो गया है। क्या हो गया है, डायबिटीज, मधुमेह हो गया है, या कुछ लोग कह देते हैं कि साहब शुगर हो गया है, इसको शुगर हो गया है। एक्चुअल में ये कौन सा डायबिटीज है, डायबिटीज भी कई प्रकार के होते हैं। ये जो डायबिटीज होता है ये डायबिटीज मेलिटस होता है। क्या, डायबिटीज मेलिटस, मैं लिख देता हूं यहाँ, डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह रोग। तो जिसको मधुमेह हो जाए फिर उसके तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता नहीं है, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता जाएगा। तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन डेली लेने पड़ते हैं, डॉक्टर की राय से, सुरेंद्र सर की राय से नहीं, डॉक्टर की राय से। ओके, अब एक शब्द और रह जाता है बचा हुआ, उसकी और चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि वो शब्द क्या है। वो शब्द ये है कि इंसुलिन कितना बनना चाहिए और कब इसको रोकना है। इसका जो नियंत्रण है, क्या, इंसुलिन का जो नियंत्रण है ये कौन सी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो वहां आपको लिखा हुआ एनसीईआरटी में मिलेगा, ऋणात्मक पुनर्भरण विधि। ऋणात्मक पुनर्भरण विधि द्वारा नियंत्रण किया जाता है हार्मोन्स का। ये ऋणात्मक पुनर्भरण विधि क्या है, समझें इसको। ये कोई ग्रंथि, इसने बनाया ये हार्मोन आ गया साहब ब्लड में, रुधिर में, रुधिर से होता हुआ ये पहुंच गया अपने लक्ष्य अंग तक। कहां, लक्ष्य अंग तक।
और अब इसको कम करना है हार्मोन को, तो क्या करें? कम करने के लिए क्या होगा, इन लक्ष्य अंगों से कुछ रसायन बनेंगे, कुछ कारक, रासायनिक कारक। ये रासायनिक कारक वापस जाएंगे किसके पास? ग्रंथि के पास, और उसको उस क्रिया के लिए रोकेंगे। भी इंसुलिन बनाना कम कर दो आप, रोकेंगे। उल्टा चल रहा है, रोकेंगे, इसीलिए माइनस का निशान लगाया मैंने यहां, माइनस का। तो माइनस यानी ऋणात्मक, रोकेंगे। तो यही विधि क्या कहलाती है? ऋणात्मक पुनर्भरण विधि। कि ये हार्मोन बना ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि ने हार्मोन बनाया, हार्मोन ब्लड से लक्ष्यांग तक पहुंचा, और जब मात्रा बढ़ गई उस हार्मोन की, तो उसको रोकने के लिए उस लक्ष्यांग ने कुछ कारक छोड़े, कुछ रसायन, और वो रसायन वापस जाकर ग्रंथि को कहेंगे भी अब स्पीड कम कर दो, उसको बनाना कम कर दो, घटा दो। तो ये नेगेटिव ऋणात्मक पुनर्भरण विधि, इसी को ही बोलते हैं। ओके, अब बस टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं हम लोग। ये छोटे से टॉपिक बचे हैं 2-3 और, इसको और देख लेते हैं। तो यहां देखें, ये किडनी है, किडनी यानी वृक्क, हिंदी में वृक्क। हमारे एक जोड़ी किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में। किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या? एड्रिनल, हिंदी में अधिवृक्क। तो ये नाम आपको याद नहीं रखना है अधिवृक्क, एड्रिनल ही नाम याद रखना है। प्रत्येक किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्रंथि है, प्रत्येक किडनी के ऊपर। अब ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, हल्का सा। ये एड्रिनल जो ग्रंथि है, इसके 2 भाग होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। एक होता है कोर्टेक्स, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें किडनी की स्ट्रक्चर तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसमें ये नाम आ जाएंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अंदर वाला होता है मेड्यूला, मेड्यूला, एक कोर्टेक्स और एक मेड्यूला। जो कोर्टेक्स भाग है ना, उसके ऊपर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन जाकर असर दिखाते हैं। जो मेड्यूला भाग है, इसके ऊपर पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों का कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब ये जो मेड्यूला भाग है, इसी हिस्से से एक हार्मोन स्रावित हो रहा है। इनसे भी होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। मेड्यूला से जो स्रावित हो रहा है हार्मोन, मेड्यूला भाग से, वो हमारे सिलेबस में, इसलिए वही बताने जा रहा हूं मैं आपको। उसका नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। क्या? एड्रीनलिन हार्मोन। इसको करो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं। ट्रिपल एफ, 3F हार्मोन भी कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन। आपातकालीन परिस्थितियां, आपातकालीन डर वाली परिस्थितियां, आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को लड़ने के लिए तैयार करने वाला हार्मोन भी कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को। तो एड्रेनलिन हार्मोन किससे स्रावित हुआ? एड्रिनल ग्रंथि से। इसको हम डिटेल में लेते हैं हम लोग, ये उतार लें आप लोग, इसको डिटेल में लेते हैं हम लोग अभी। तो एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन को डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये किडनी, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि, ये एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन बना मेड्यूला भाग से एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। ये क्या करता है ये हार्मोन? ये ब्लड में चल पड़ा साहब, ये नाड़ी है, ये एड्रेनलिन हार्मोन चल पड़ा। ये क्या करेगा? देखो,
ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करने वाला है मैं इसे एक चित्र से बता रहा हूं। ये मान लो नाड़ियां हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं, ठीक है। ये बीच में मैं बना लेता हूं हार्ट, ये हार्ट। तो ये ब्लड में शामिल हो गया, रुधिर में एड्रेनलिन हार्मोन। उसके बाद हार्ट की तरफ आया और हार्ट से बाद में अलग अलग अंगों की तरफ जा रहा है। तो ये जा रहा है, मान लो कि पहला काम तो क्या करेगा, त्वचा और आहारनाल, त्वचा जो ऊपर वाली चमड़ी है ये त्वचा और जो हमारी आहारनाल है उनकी जो रुधिर वाहिनियां हैं उनको संकुचित कर देगा। ये रुधिर वाहिनी है, रुधिर वाहिनी। तो देखो मैंने क्या किया, ये देखो नाड़ी को यहां लाकर मैंने पिचका दिया। आहारनाल की तरफ जो जा रही है उसको भी मैंने क्या किया, यूं सिकुड़ दिया। तो रुधिर वाहिनियों में ये क्या पैदा कर देगा, संकुचन। कहां की रुधिर वाहिनियों में, त्वचा और आहारनाल की रुधिर वाहिनियों में, ताकि वहां ब्लड कम से कम जाए, वहां ग्लूकोज कम से कम पहुंचे, ताकि वहां ऊर्जा की जरूरत नहीं है, वो ऊर्जा कहीं और भेजी जाए काम करने के लिए। तो त्वचा और आहारनाल की तरफ की जो रुधिर वाहिनियां हैं उनमें संकुचन करवा देता है, वहां रुधिर सप्लाई कम कर देता है। फिर बात करें ये पेशियों में, ये मान लो पेशियां हैं, पेशियां। इसके अलावा मान लो यहां पर ये फेफड़े, ये नीचे डायफ्राम। तो ये देखो ये फेफड़ों पेशियों की तरफ जो नाड़ी गई, ये जो फेफड़ों की तरफ गई, डायफ्राम की तरफ, और इसके अलावा पसलियों के बीच में जो पेशियां होती हैं उनकी तरफ, पसलियों के बीच में जो पेशियां होती हैं उनकी तरफ, डायफ्राम की पेशियों की तरफ, फेफड़ों के नीचे होता है डायफ्राम। और जो दूसरी कंकाली पेशियां, शरीर की जो दूसरी कंकाली पेशियां हैं, कंकाली पेशियां जिसका नियंत्रण सीधा हमारे मस्तिष्क के हाथ में होता है, कंकाली पेशियां। चिकनी पेशियां जिसका डायरेक्ट नियंत्रण नहीं होता हमारे मस्तिष्क के हाथ में, कंकाली पेशियां जिसको हम सोचकर सिकुड़ सकते हैं, हिला सकते हैं उनको। तो जो कंकाली पेशियों की तरफ जो नाड़ियां जा रही हैं उसको देखो मैंने क्या किया, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया। तो जैसे ही हार्मोन आएगा एड्रेनलिन हार्मोन, ये उनको पिचका देगा, सिकुड़ा देगा और इनको फैला देगा, शिथिलन करवा देगा। तो यहां क्या हुआ है, वहां तो संकुचन हुआ है, देखो संकुचन। यहां क्या हुआ है, फैलाव। किस लिए जरूरत पड़ी, ताकि यहां ब्लड ज्यादा से ज्यादा जाए। ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा। डायफ्राम जितना ज्यादा काम करेगा श्वसन दर बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज वहां जाकर कोशिकाओं में टूटेगा, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बनेगी, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मांसपेशियों को मिलेगी इनको, और वो व्यक्ति काम करने लायक हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा, तुरंत में संकटकालीन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और हृदय दर भी यह हार्मोन बढ़ा देता है, हृदय दर, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप किया जा सके मांसपेशियों की तरफ। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे आप लोग मेरे घर की तरफ आए, रास्ते में आपको कुछ कुत्ते दिखाई दिए, कुत्ते देखते ही, कुछ कुत्तों को देखते ही आपको आइडिया लग जाता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो कुत्ते को देखा आपने, आपको कुत्ते ने देखा, उस समय भय हुआ, आप में डर पैदा हुआ। अगर उस समय एड्रेनलिन की मात्रा कम है आप में, तो आप वहीं बैठ जाओगे, चक्कर खाकर, बेहोश होकर, डर कर चिल्लाने लगोगे। और अगर एड्रेनलिन पर्याप्त मात्रा में बन रहा है तो क्या करोगे, दौड़ने का काम करोगे, इससे भाग लूँ मैं कैसी करके, फ्लाइट। तो जाहिर सी बात है कुत्ता भागने तो देगा नहीं आपको, कुत्ते की स्पीड आपसे अधिक होती है। तो फिर एड्रेनलिन और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा एड्रेनलिन बनेगा तो क्या करोगे, वहीं से पत्थर उठाओगे, कुत्ते के सामने हो जाओगे, और कुत्ते के सामने हो गए वहाँ कहानी उल्टी, अब कुत्ता आगे आप पीछे।
तो देखो ये एड्रेनलिन के लेवल पर निर्भर करता है। सबसे पहले फियर, डर लगा, एफ फियर, डर लगा, कम बन रहा है तो डर लगेगा, और ज्यादा बन रहा है तो आप भागोगे, फ्लाइट, दौड़ोगे, और ज्यादा बन रहा है तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। वैसे तो इन दोनों कंडीशन में अंतर कर पाना मुश्किल है। भागने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए ना, मांसपेशियां बढ़िया से काम करें, बहुत सारी ऊर्जा बने। लड़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, मतलब बढ़िया बन रहा है तो दौड़ोगे या उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। तो संकटकालीन परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां अध्यापक जब आता है टेस्ट लेने के लिए या टेस्ट की कॉपी दिखाने के लिए आते हैं, तब भी वही परिस्थितियां होती हैं। और एड्रेनलिन पर्याप्त मात्रा में बन रहा है तो खूब हंस के डंडे खा लोगे आप लोग, और एड्रेनलिन कम बन रहा है तो फिर जानते ही आप नर्वस हो जाओगे। तो ठीक है साहब, एड्रेनलिन हार्मोन को मैंने इन 4-5 अलग अलग नाड़ियों से, रुधिर वाहिनियों से समझाने की कोशिश की कि कुछ रुधिर वाहिनियों को ये संकुचित करवा देता है और किसी तरफ की रुधिर वाहिनियों को ये थोड़ा फैला देता है ताकि वहां ब्लड सप्लाई ज्यादा से ज्यादा जाए, ऊर्जा उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। हृदय दर को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। ओके, एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से बनता है, हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्कक ग्रंथि। अब लास्ट है, जल्दी से इसको दोनों को खत्म करते हैं। वृषण ये नर में होते हैं, अंडाशय ये मादा में होते हैं। वृषण से एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है टेस्टेस्टिरोन। टेस्टेस्टिरोन। और मादा में बनने वाले हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन, मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन। और बाद में आगे चलकर एक और बनेगा जिसका मैं साइड में नाम लिख देता हूं, कार्पस ल्यूटियम से बनेगा प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन। तो पहले तो नर की बात करें, टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो यहां एक शब्द लिख रहा हूं मैं कि ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। किसको? द्वितीयक लैंगिक लक्षण को। तो अब सवाल उठेगा, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? कोई बच्चा पैदा हुआ, छोटा ही पैदा होता है बच्चा, तो वो बच्चा आपको लाकर किसी ने दिया, साहब देखो इसको पहचानो, ये लड़का है या लड़की है। तो उस बच्चे को देखकर क्या आप ये नहीं बता सकते कि ये लड़का है या लड़की है? उसके जननांगों को देखकर आइडिया लग जाता है कि ये लड़का है या लड़की है। यहाँ तो भारत में क्या सब जगह ऐसी टेक्निक आ गई है, गर्भावस्था में ही पता लगा लेते हैं। लेकिन चलो बात करें, हम लोग देखकर तो बता सकते हैं ना। तो देखकर हम शुरुआत में बताते हैं उसके जननांगों को, वो उसके प्राथमिक लक्षण होते हैं। प्राथमिक। द्वितीयक लक्षण एक विशेष उम्र, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में आकर जब दाढ़ी मूछ निकलनी शुरू हो जाती है, कटवा ली है वो बात अलग है, जैसी मैंने कटवा रखी है, शुरू हो जाती है दाढ़ी मूछ निकलना, वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। महिलाओं में नहीं होगा ये दाढ़ी मूछ का निकलना। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में यहाँ कि दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी होना। ये कैसे होती है? ये स्वर यंत्र है वो थोड़ा फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। आवाज भारी होना, मांसपेशियों का थोड़ा मजबूत होना, महिलाओं की तुलना में पेशियों का मजबूत होना, इसके अलावा शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणु निर्माण, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं जो पुरुषों में दिखाई देंगे जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ती जाएगी। ऐसे ही महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन ये हार्मोन क्या करता है? अंडाशय से स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित हो रहा था। तो ये हार्मोन एस्ट्रोजन क्या करता है? ये क्या करता है? महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं जो उनको कंट्रोल करता है। जैसे आगे भविष्य में जो शिशु पैदा होगा उस शिशु को दूध पिलाना है तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे स्तनों की वृद्धि, जो शिशु को दूध पिलाना है उसके लिए व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये स्तनों की वृद्धि, आवाज का पतला होना,
चेहरे से, हाथों पैरों से बालों का कम हो जाना पुरुषों की तुलना में, मांसपेशियों का थोड़ा कोमल होना, मांसपेशियों का पुरुषों की तुलना में थोड़ा कोमल होना, ये सब करैक्टर जो होते हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होते हैं। और वो जो प्रोजेस्टेरोन है वो हालांकि कार्पस ल्यूटियम से बनता है, एक चक्रीय ग्रंथि बताई थी मैंने फर्स्ट पार्ट में, तो उसका काम होता है, ये गर्भावस्था का हार्मोन है, गर्भावस्था का हार्मोन है। इसके अलावा जो बच्चे का जन्म हो जाएगा और जो दूध निकलना चाहिए स्तनों से, तो दुग्ध का स्त्रावण निकलना उसको प्रेरित करता है। मैं लिख देता हूं, गर्भावस्था के लिए जरूरी है और दूध स्त्रावण के लिए भी जरूरी है वह हार्मोन। ओके, ठीक है विद्यार्थियों, तो एनसीईआरटी सिलेबस में जितने भी ग्रंथियां दी हुई हैं वो सब कंप्लीट हो गई हैं, सब शामिल कर दी हैं मैंने इस आज के टॉपिक में। और फिर भी जो आरबीएससी के अंदर अगर कुछ ज़्यादा दिया हुआ है तो वो हम लोग उसके ऊपर एक अलग से टॉपिक तैयार कर लेंगे। और सूचना दे दूं, मैंने जो टॉपिक करवाए हैं वो हिंदी मीडियम में ही करवाए हैं और इसी कंटेंट का इंग्लिश वर्जन आ जाएगा अलग से, मेरे ही एक सहयोगी अध्यापक इसको तैयार कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है साहब, पढ़ते रहिए और कहीं कोई दिक्कत आए, कोई डाउट आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। और मेरे इन्हीं टॉपिक के आधार पर उन बच्चों का चयन किया जाएगा जो लोग नीट की तैयारी मेरे साथ मेरे घर बैठकर करेंगे। जो एग्ज़ाम मैं लूँगा उस एग्ज़ाम के अंदर यही टॉपिक रहेंगे, उसका सिलेबस यही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, मेहनत करते रहें, खुश रहें, मौज करें, जहाँ तक संभव हो किसी के काम आते रहें, सहायता करते रहें। धन्यवाद।